नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि भारत की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी या अभिकरण है। साथ ही साथ एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान के भाग 14 जो कि ये कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, उसका वर्णन दिया गया है संविधान के भाग 14 में। तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में, साथ ही साथ इसके स्वतंत्रता और शक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। और अगर हम स्पेशली बात करें कि संघ लोक आयोग के बारे में विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही के बारे में विवरण अनुच्छेद 315 में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो जैसा कि 315 अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 की बात हो गई। और अगर हम बात करें कि इसके सदस्यों की कि सदस्य कितने होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनकी पद की अवधि कितनी होती है, ये अनुच्छेद 316 में बताया गया है। अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पद अवधि के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यतः होता ये है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, सामान्यतः यही होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 316 की हम बात करें तो जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ये पद ग्रहण के तारीख से 6 वर्ष के समय तक या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो तक अपना पद ग्रहण करते हैं। यानी कि जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनके जो कार्यकाल का उम्र है वो 6 वर्ष है या अधिकतम 65 वर्ष, इनमें जो भी हो तब तक करते हैं। साथ ही साथ ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं और अपने कार्यभार से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद ग्रहण करते हैं और अपने पदावधि के जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। और आगे हम थोड़ी सी बात कर लें अनुच्छेद 317 की, जो कि सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने के संबंध में विवरण है। ये कहता है कि राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। पहला, कि अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, या अपनी पद अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, यानी कि कहीं अन्य से भी वेतन लेने वाला कार्य कर रहा हो अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो भी राष्ट्रपति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं, ये आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। अब हम बात कर लें थोड़ी सी अनुच्छेद 319 के बारे में, जो कि ये कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो, और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं तो वो भारत सरकार के किसी भी विभाग के अधीन कार्य नहीं करते। इसका वजह ये है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो वो देश में जो सबसे बड़ी केंद्रीय भर्ती एजेंसी है उसका मुखिया होता है। और ऐसी दशा में चूँकि वो देश के जो भविष्य में आने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका चयन करता है, उनके लिए नियम कानून बनाता है, तो ऐसी दशा में वो किसी भी
यानी उसका जो भी निर्णय हो आगे भविष्य को प्रभावित ना करे या अपने हित को प्रभावित ना करे, वो इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार के अधीन अन्य किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता, ये है। इसके अलावा ये भी है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, उनका अगर उम्र बचा है तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, या जी हाँ, वो सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकते। अब हम थोड़ी सी बात कर लें संघ लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो इसका कार्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं, साथ ही साथ जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं और केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, ये पहला कार्य। इसके बाद दूसरा कार्य है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए कि विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित होते हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना और प्रवर्तन करने में सहायता करता है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तब। इसके अलावा तीसरा अन्य कार्य है कि ये किसी भी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सभी या किसी भी मामलों पर राज्यों को सलाह देने का कार्य करता है। इसके अलावा निजी प्रबंधन से भी संबंधित कुछ विषयों में परामर्श देने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग का है। इसमें यह है कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर जो निजी प्रबंधन संस्थाएं हैं, उनको भी परामर्श देने का कार्य करता है संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा भारत सरकार में सिविल सेवकों की हैसियत से काम करते हुए सभी अनुशासनिक विषय के मामलों में भी संघ लोक सेवा आयोग सलाह देने का कार्य करता है। तो ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग का कार्य। अब हम थोड़ी सी सीमाएं की भी बात कर लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी होती हैं जिन्हें यानी कि ये नहीं कर सकता, और इनके नहीं कर सकने वाले काम में ये है कि पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर जो भी मुद्दा होता है, उस पर ये अपना विचार या परामर्श नहीं देता। साथ ही साथ सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के लिए इनसे कोई परामर्श ये नहीं देते। इसके अलावा आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता या फिर उच्च राजनयिक पद, साथ ही साथ ग्रुप सी एवं डी के सेवाओं के अधिकार पदों के चयन से संबंधित मामले को भी संघ लोक सेवा आयोग नहीं देखता है। तो ये था संघ लोक सेवा आयोग की सीमाएं। तो हमने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसका विवरण भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में है। साथ ही साथ अनुच्छेद 316 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है मामला। अनुच्छेद 316 यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वहाँ तक होता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 318 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 317 की बात करें तो अनुच्छेद 317 में सदस्यों को पद से हटाए जाने के बारे में विवरण दिया गया है, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद अगर 318 की बात करें तो ये जो आयोग के सदस्य होते हैं और कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामले होते हैं। और अनुच्छेद 319 की अगर हम बात करें तो इसमें साफ स्पष्ट किया गया है कि आयोग के जो सदस्य होंगे वो और जो अध्यक्ष होंगे वो, यानी कि अध्यक्ष भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग से पद विमुक्त होने पर, यानी जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो भारत सरकार के अधीन किसी भी काम को नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो अध्यक्ष के अलावा जो अन्य सदस्य होंगे वो सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और वो किसी भी अन्य कार्यों में नहीं जा सकते। बस यहीं तक था ये। नमस्कार।